हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मैंने एक कंप्लीट सर्कुलर साइंड बाई के उन्नी कृष्णन, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव IBA भेजा था, डाल दिया था कंप्लीट सर्कुलर लगा के। और ये सर्कुलर निकाला था इन्होंने HR हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर पार्टीज टू पेंशन सेटलमेंट 29/10/1993। ये मानते हैं कि पेंशन सेटलमेंट हुआ था 29/10/1993 में, मानी ये उन्नी कृष्ण साहब मानते हैं। और एक सिंगल जज के जजमेंट के खिलाफ एक LPA होता है, लेटर्स पेटेंट अपील। कुछ यहाँ नंबर दे रखे हैं उनके, कौन कौन लोग थे अपडेशन के लिए। उसका जजमेंट आता है, उस जजमेंट को 24 करके एक्सट्रैक्ट ऑफ द जजमेंट यहाँ बताते। इसका मैंने अच्छा खासा वर्णन कर दिया आपको। हम IBA के वर्तमान चेयरमैन साहब से, UFBU के नेताओं से, DFS के सेक्रेटरी से, भारत सरकार से, क्योंकि उन्होंने भी संसद में कहा कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन इन रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन कोई वो भारत सरकार ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में दिया है। हम सब सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने जाते हैं और साइमल्टेनियसली हम कोर्टों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसा जजमेंट कभी जुडिशरी के इतिहास में हुआ है क्या। पेंशन सेटलमेंट 29/10/1993 में एक बिल्कुल वैध दस्तावेज है, प्रॉपरली साइंड है, एनफोर्सिएबल है। वो किसी भी हालत में अंडर निगोशिएशन नहीं है। लेकिन 1993 में बने हुए इस निगोशिएशन को कोर्ट क्या कहता है, फर्दर निगोशिएशन। यानी ये जो आपका क्लॉज 12 है, ये फर्दर निगोशिएशन के लिए है अब भी, यानी 2015 में। और ये जजमेंट आता है 9/9/2015 को, यानी 9/9/2015 को जब हाई कोर्ट की बेंच चंडीगढ़ की फैसला देती है तो 1993 के पेंशन सेटलमेंट को वो कहते हैं दैट इज अंडर फर्दर निगोशिएशन। और भी चीजें काफी होती हैं, ये भी एक कारण होता है। और इन सब चीजों पर ध्यान करते हुए हाई कोर्ट की बेंच कहती है 10 व्यूड फ्रॉम ऑल एंगल्स। अब एंगल कौन कौन से थे? पहले तो यही फर्दर निगोशिएशन है आपका क्लॉज 12, उसके बाद रेगुलेशन 56 लेते हैं ये, उसके बाद कोई RBI 1993 की जो स्मॉल कमेटी उसको लेते हैं, उसके बाद कोई केस चला हुआ था RBI का बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसका हवाला देते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट चंडीगढ़ का क्या कहता है, व्यूज फ्रॉम ऑल एंगल्स अपील्स आर फाउंड टू कैरी नो सब्सटेंस। ये जो अपील डाली हुई है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है और कहते हैं आर देयरफॉर डिसमिस्ड, और उनको डिसमिस कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है, हम IBA से पूछते हैं, UFBU से पूछते हैं कि सर आपके बीच में कोई 29/10/1993 को पेंशन संबंधी कोई एग्रीमेंट हुआ था या नहीं? यदि आप कहते हो हुआ था, तो हुआ तो यूं था कि उसके आधार पर आप स्मॉल कमेटी से रूल्स रेगुलेशंस बनवाते हो, उसी के आधार पर IBA 17/10/1994 का पेंशन का अपडेशन करवाता है, उसी के आधार पर आपका रेगुलेशन 1995 बनता है, रेगुलेशन 1995 को भारत सरकार नोटिफाइड करती है, उसी के आधार पर लोगों को पेंशन दी जाती है और उसी के आधार 2010 में इवन सेकंड ऑप्शन होता है। यानी कि सब कुछ सेटल्ड था। तो सर हमें यह बताएं कि कोर्ट ने जो हमारा पेंशन अपडेशन का केस खारिज कर दिया सिर्फ ये कहते हुए कि आपका 29/10/1993 का जो क्लॉज 12 है वो अभी अंडर कंसीडरेशन है, इसलिए वहां जो पेंशन अपडेशन मेंशन कर रखा है वो यहां लागू नहीं होता। यानी कहने का मतलब है जो कुछ भी क्लॉज 12 में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, अपडेटिंग अदर जनरल कंडीशन, जो भी यहां पर लिखी हुई है
ये अभी अंडर कंसिडरेशन है। और यहां आप कह देते हो कि कैन नॉट बी रेड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंट, इसलिए जब अभी भी ये प्रोसेस में है, निगोशिएशन में है, तो इसको नहीं पढ़ा जा सकता कि आपको पेंशन अपडेशन दे रहा है। यानी 1993 के जो एग्रीमेंट है उसमें अपडेटिंग वर्ड आ रहा है, उसको तहस नहस करने के लिए आप कहते हो अंडर कंसिडरेशन है। आपने कहां से लिया? बड़ा सीधा साधा है कि जब दस्तखत हो गया, एनफोर्समेंट होगा, तो यह कहता भैया जो भी कमी बीसी है दिसंबर 1993 तक कंप्लीट कर लेना। इसका मतलब कंप्लीट हो गई तभी आपका रेगुलेशन बना, तभी स्मॉल कमिटी को दिया गया, यानी सब कुछ कंप्लीट हो गया। आखिरकार हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने ये कहां से लिया कि भाई 2015 में जब आप जजमेंट दे रहे हो उस समय आपका रेगुलेशन 1993 कंप्लीट नहीं था, अंडर निगोशिएशन था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अंडर निगोशिएशन था तो उसी के बेस पे आपने हमारा पेंशन अपडेशन खारिज कर दिया। अब यदि यह सिद्ध हो जाता है कि यह पेंशन 1993 का जो एग्रीमेंट था अंडर कंसिडरेशन नहीं था, तो यह उल्टा पढ़ के पढ़ लीजिए, यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उल्टा यह करके कहा कि हां आपका अपडेशन आपके एग्रीमेंट में है। अब ये तो सीधा साधा है, अंडर कंसिडरेशन तो नहीं था, सारे काम हो रहे, सारे पेंशन फंड उससे बन गया, पेंशन जा रही है, उसमें पैसा जमा होता है, सब कुछ हो रहा है। 1995 से उससे पहले से हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। यानी जज साहब ने जो कुछ भी कहा ये अंडर कंसिडरेशन नहीं था। यदि ये अंडर कंसिडरेशन नहीं था तो जज साहब ने उल्टा करके मान लिया, डबल बेंच ने, यदि ये अंडर कंसिडरेशन नहीं है तो इसका मतलब इसमें जो अपडेटिंग वर्ड लिखा हुआ है वो सही है, और इन्होंने इतने दिनों तक जानबूझ करके हमें पेंशन अपडेशन नहीं किया। और यही इनको डर था आईबीए और यूएफबीयू को कि कहीं एक लूप होल जो यहां पर पड़ा हुआ है ये कहीं पता नहीं चल जाए, और पता चल गया तो हो जाएगा तो उसके बाद 2015 में ही ये लोग नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लेकर के आते हैं कि जिससे पेंशनर्स का हमारी तरफ ध्यान जाए नहीं। और मुझे नहीं लगता इस जजमेंट को किसी ने पढ़ा भी है, पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा आपका। और ये बताई हुई बात है, ये किसी में एक लूप होल था, हल्का सा, उस लूप होल का फायदा लगा करके पेंशन अपडेशन को नकारा गया जो ये नकार नहीं सकते थे। हम चाहेंगे हमारे वकीलों को ये सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में लाया जाए, एक बात। दूसरा, शायद मैं ये सोच के चलता हूं कि इस प्रकार का निर्णय, जजमेंट जुडिशियल इतिहास में कोई भी नहीं हुआ होगा कि एक वैलिड एग्रीमेंट को अंडर निगोशिएशन बताकर 20 साल बाद, जब यह रेगुलेशन बना था 20 साल बाद, अंडर निगोशिएशन बता करके और पेंशन अपडेशन के केस को नकार दिया जाए और कम से कम 3 लोगों का जीनोसाइड कर दिया जाए और मार दिया जाए। यह एक प्रकार का ऑफेंस है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने किस प्रकार इसको देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं हमारे वकील इसे माननीय कोर्ट के उसमें लेकर के आए, कॉग्निजेंस में। और जब इन्होंने आपके सेटलमेंट को ही नकार दिया अंडर निगोशिएशन है, तो स्वाभाविक सी बात है रेगुलेशन 56 को कहां सहारा देंगे। और इसी प्रकार ने तोड़ मोड़ कर दी आरबीआई वाले। उनको और चीजों को बताऊंगा, सबसे पहले तो इन चीजों को बता रहा हूं। और ये 2015 में नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज दस्तखत करते हैं, और 2015 में ही ये सर्विंग एम्प्लॉयज की बेसिक पे को कम करके स्पेशल अलाउंस में डलवा देते हैं और उसको पेंशन के लिए काउंट नहीं करते हैं। सीधा साधा है कि सर्विंग एम्प्लॉयज की पेंशन को बढ़ाना और बाद में ये भले कुएं में जाओ, क्योंकि इनका जो पैसा आ रहा है जो लेवी का, उसके लिए इन लोगों ने इंतजाम करके ये मजे मार रहे हैं। और ये बताते हैं कि नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में मेरे को किसी ने बताया इसमें एससी जैन साहब का सीधा सीधा हाथ है, अब भी वो करते हैं। यदि इस रेगुलेशन के बाद ईआईबीआरएफ के मेंबर बने रहते हैं तो सीधा साधा मतलब है कि आप भी उसमें उतने ही भागीदार हो इस कसूर में जितने कि ये दूसरे लोग भागीदार हैं, क्योंकि आप ही पैसा देते हो, आप ही इनको पालते पोसते हो, सब कुछ आप करते हो। दोस्तों, मैं तो सीधा सीधा समझता हूं कि हमारा एग्रीमेंट था
अंडर कंसिडरेशन नहीं था, अंडर निगोशिएशन नहीं था। अंडर निगोशिएशन होता तो मान लिया जजमेंट सही है जज साहब का, और अंडर निगोशिएशन नहीं है, जजमेंट जिस चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट ही गलत है। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।